गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, केसी स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं लेक्चरर कैलाश कांवर आज एक नए टॉपिक के साथ जो 12th NCERT पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है चैप्टर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि सुरक्षा है क्या, सुरक्षा से आप क्या समझते हो, पहला बात तो यही देखेंगे हम। तो सुरक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है बाह्य खतरों से आज़ादी। बाह्य खतरों से आज़ादी, इसे हम सुरक्षा का अक्षरश डिफाइन करते हैं, शब्दों में डिफाइन करते हैं। लेकिन सुरक्षा का जो अर्थ है वो इतना संकुचित अर्थ नहीं है। सुरक्षा के अर्थ के अंदर हम देखेंगे कि जब किसी भी देश के केंद्रीय मूल्यों के ऊपर कोई आंच आती है, ये केंद्रीय मूल्य हैं क्या? संप्रभुता है, उसकी स्वतंत्रता है और अखंडता है। जब इन पर कोई बात आती है तब कोई भी देश इनसे कोई समझौता नहीं करता। नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में सर्वोपरि होती हैं ये चीज़ें, संप्रभुता, स्वतंत्रता, अखंडता, इन पर कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये संप्रभुता क्या होता है। संप्रभुता आंतरिक क्षेत्र में कोई भी देश सर्वोच्च, यानी आंतरिक क्षेत्र में वो क्या करे, किस राज्य का गठन करे, किस राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करे, कोई नया राज्य बनाए, राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दे, आंतरिक क्षेत्र में वो सर्वोच्च हो और बाह्य रूप से वो स्वतंत्र हो, ऐसा देश संप्रभु देश है। 1947 से पहले एज यू नो कि भारत एक संप्रभु देश नहीं था, भारत एक डोमिनियन अर्थात उपनिवेश था। उसके बाद स्वतंत्रता, प्रतिबंधों के अभाव का नाम ही स्वतंत्रता है, और अखंडता, भारत 1947 के बाद भारत के राष्ट्र के समक्ष ये चुनौती थी कि देश को अखंड कैसे रखा जाए। तो इन सब के साथ, केंद्रीय मूल्यों के साथ अगर कोई बात होती है तो कोई भी देश इसे बर्दाश्त नहीं करता। तो सुरक्षा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है बाह्य खतरों से आज़ादी। अब हम इस सुरक्षा को दो भागों में पढ़ेंगे सारणी के द्वारा। सुरक्षा के दो घटक माने गए हैं, एक है पारंपरिक और दूसरा है अपारंपरिक। सुरक्षा की दो धारणाएं हैं। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं, नॉर्मल प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सुरक्षा की दो धारणाएं हैं, पहली है पारंपरिक धारणाएं, दूसरी है अपारंपरिक धारणाएं। क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में पेपर का स्टैंडर्ड उतना कठिन नहीं आ रहा है, पेपर का स्टैंडर्ड सीधा आ रहा है, नॉर्मली पेपर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ बनेगा, इसलिए आप छोटे प्रश्नों को भी और इजी प्रश्नों को भी इजी गोइंग ना लें, उनको भी याद रखें। तो सुरक्षा की दो धारणाएं हैं, फर्स्ट इज पारंपरिक एंड सेकंड इज अपारंपरिक। इन्हें हम परंपरागत और अपरंपरागत, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं। जो पारंपरिक धारणा है सुरक्षा की, उसके अंदर आती है बाह्य सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा क्या है? यानी सीमाओं की सुरक्षा, दुश्मन देशों से सुरक्षा, कि बाह्य देशों से आक्रमण, कोई बाह्य देश हमारे देश पर आक्रमण ना कर दे, ये बाह्य सुरक्षा के अंदर आता है। तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और सैन्य खतरा बना रहता है, यह बाह्य सुरक्षा है। किसके अंदर आता है? ये पारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है। इसके अंदर अगर कोई सैन्य खतरा है, सैन्य खतरे की स्थिति में क्या होगा? युद्ध होगा। और युद्ध की स्थिति में हमारे पास तीन विकल्प होते हैं। क्या होते हैं तीन विकल्प? पहला विकल्प तो होता है कि कोई भी दुश्मन देश की सेना हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दे, हैंड ओवर कर दे, बिना युद्ध लड़े हुए ही हार मान जाए। जैसे 1971 में पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश आज़ादी के समय भारत ने जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा
तो पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया। तो या तो आत्मसमर्पण कर दे कोई सेना, या तो बिना युद्ध किए हुए आप उसकी शर्तों को मान लें, और तीसरा विकल्प होगा कि दुश्मन को आप इतना डरा दें, इतना डराएं, इतना थ्रेटिंग कर दें कि वो युद्ध का मार्ग ही ना अपनाएं। तो युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं, या तो आत्मसमर्पण करें, या तो युद्ध में कि बिना शर्त किए हुए युद्ध की जो बातें हैं उनको मान लें, और या दुश्मन को डरा लें। उसका तीसरा तत्व होता है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन क्या है? जब भी कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर कमज़ोर होता है तो मजबूत देश उसका साथ देता है, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर अलग थलग ना पड़ जाए, कमज़ोर ना हो जाए। इसे शक्ति संतुलन के रूप में जाना जाता है। गठबंधन बनाना, हर कोई देश, विश्व का हर कोई राष्ट्र एक अपना गठबंधन रखता है। भारत ने भी ऐसा किया है। जब भी कोई देश और गठबंधन करता है, किसके लिए? राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। जैसे 1971 के समय पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दोस्ती की, उसी समय भारत ने भी सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर, उस समय रसिया नहीं था, रसिया 1991 के बाद बना है, जब यूएसएसआर का पतन हो जाता है, तो 1971 में 20 वर्षीय मैत्री संधि कर दी। किसके साथ? सोवियत संघ के साथ, ताकि भारत भी एक मजबूत गठबंधन के साथ बना रहे। तो इस तरह से कोई भी देश एक गठबंधन बनाता है। इसके बाद प्रश्न आ सकता है कि सैन्य शक्ति का आधार क्या होता है? तो सैन्य शक्ति का आधार, प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत ही सैन्य शक्ति का आधार होते हैं। जिस देश की इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी हाई होगी, अच्छी होगी, वह देश सैन्य शक्ति में भी अच्छा होगा। तो फिलहाल पूछा जा सकता है कि सैन्य शक्ति का आधार क्या है? तो आर्थिक एंड प्रौद्योगिकी ताकत। अगला इसमें दूसरा बिंदु है परंपरागत में, पारंपरिक धारणा में दूसरा बिंदु है। इसके 2 बिंदु हैं, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। और आंतरिक सुरक्षा में 1950 का फ्रांस और वियतनाम का आंतरिक युद्ध, और 1960 में ब्रिटेन का केन्या उपनिवेश था और इनका आपसी का झगड़ा। इसकी दूसरी धारणा के बारे में बात करेंगे, तो दूसरी धारणा है अपारंपरिक धारणा। और अपारंपरिक धारणा, प्यारे विद्यार्थियों, सुरक्षा की परंपरागत या पारंपरिक धारणा से ज़्यादा विस्तृत है। इसके अंतर्गत सिर्फ राज्य नहीं, व्यक्ति और समुदायों को, समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए इसे सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा को इसलिए मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है यहाँ से कि मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा किसे कहा जाता है? तो सिर्फ राज्य नहीं, व्यक्ति और समुदायों को ही नहीं, समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इस कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की रक्षा, सुरक्षा और विश्व रक्षा कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे खतरे के नए स्रोत। आज खतरे के स्रोत बदल गए हैं। आज खतरे के नए स्रोतों के अंदर संपूर्ण विश्व के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज है। और भारत ने 1997 में हुए क्योटो प्रोटोकॉल, जो जापान का एक शहर है, उसमें वैश्विक ताप वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 160 देशों के अंदर भारत भी है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब सन रेज, ये सन है, और जब सन की रेज, ये सन की जो रेज हैं, ये हमारे अर्थ पर आती हैं, तो अर्थ पर जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जिनमें CO2 है, जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिनमें मीथेन है, जब ये गैसें उस रेज के साथ में ये गैसें मिलती हैं तो पुनः ये वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती हैं, और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हिंदी में इसे हम वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं। तो ये वैश्विक ताप वृद्धि भी एक खतरा है, खतरे के एक नए स्रोत के रूप में आज विश्व के समक्ष चुनौती है। उसके बाद है आतंकवाद।
आतंकवाद क्या है प्रिय विद्यार्थियों? आतंकवाद का मतलब है कि जनता के मन में, दिमाग में दहशत पैदा करना, खून खराबा करना, और ऐसी जगह खून खराबा करना जिससे लोगों को ऐसा लगे कि ये बहुत ही गलत हुआ है। और ये करते कहाँ पे हैं? ये करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर रेल, क्योंकि रेल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जनता होती है, बाजार, विमान अपहरण, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो आतंकवाद की ओर। और इस आतंकवाद से कोई नहीं बचा। दुनिया का जो सुपर पावर, हाइपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका है, वो भी 11 सितंबर 2001 को इस आतंकवाद की चपेट में आ गया। और आतंकवादी एक संगठन है अल-कायदा, जिसका उस समय प्रमुख था ओसामा बिन लादेन। उसने, इस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली कि यस, हमने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया है। तो आज ये आतंकवाद खतरे के नए स्रोत के रूप में है। भारत के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। न केवल भारत, संपूर्ण विश्व के लिए आज आतंकवाद चुनौती है। जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़ो, देश की शान कही जाने वाली संसद पर भी अटैक हुआ है। 2001 के अंदर अटैक हुआ पार्लियामेंट के ऊपर। 1999 के अंदर IC-814 भारत का एक विमान था और उसको अपहरण कर लिया गया। तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सईद, उनकी बेटी रुबिया थी उसके अंदर, और उस रुबिया के बदले कई आतंकवादियों को छुड़ाया गया। तो इस तरह से ये आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद का मतलब ही जनता के दिलो दिमाग में दहशत पैदा करना है और अपनी बातें मनवाना है, जनमानस का ध्यान आकर्षित करना है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाना होता है। ये रेल, बाजार, विमान अपहरण जैसी घटनाएं करते हैं। अगला बिंदु है मानव अधिकार। प्रश्न सीधा आ सकता है कि मानव अधिकार को कितनी कोटियों में रखा गया है? तो डियर स्टूडेंट्स, मानव अधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। फर्स्ट है राजनीतिक, सेकंड आर्थिक व सामाजिक। और राजनीतिक के अंदर क्या है? भारत के अंदर तो संविधान में ही मानवों को ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। भारत का भाग 3 आर्टिकल 14 से लेकर 32 ये मानव अधिकारों की ही तो बात करता है। विधि के समक्ष समानता है, समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, शिक्षण संस्थाओं में स्वतंत्रता की बात करता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा कहा है, उन सब की बात करता है। यानी हमें तो संविधान के द्वारा ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। और राजनीतिक अधिकारों में हमें स्वतंत्रता दी गई है, हमें समता दी गई है, हमें प्रेस की आज़ादी दी गई है, और हमें सभा करने की आज़ादी है, हमें देश में कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता है आदि। आर्थिक व सामाजिक ये भी मानव अधिकारों की कोटि में है। और उपनिवेशीकृत जनता, तो मानव अधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है? 3 कोटियों में। कौन कौन सी? राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक और उपनिवेशीकृत जनता। मैड काऊ यहाँ पे क्यों लिखा गया है? ये मैड काऊ 1919 के उत्तरार्ध में एक बीमारी चली थी ब्रिटेन के अंदर। और जैसा कि आप अर्थ से ही समझ रहे हो, इसके शब्द से ही समझ रहे हो कि काऊ मतलब गाय। गाय के अंदर ये दूषित चारा खाने से ये बीमारी उत्पन्न होती है, जो मानव के लिए भी जानलेवा है। तो ये मैड काऊ 1960 में, ये मैड काऊ बीमारी कहाँ चली? तो ये चली 1960 के उत्तरार्ध में ब्रिटेन के अंदर। उसके बाद नई महामारियाँ, आजकल नई महामारियाँ आई हैं। अभी देखो वर्तमान में 2019 में एक वायरस आया था कोरोना करके, और वो वायरस बहुत ही घातक साबित हुआ। हमने देखा कि देश के अंदर लॉकडाउन लगे, ना केवल देश के अंदर बल्कि संपूर्ण विश्व को जिसने एकदम बंद सा कर दिया, संपूर्ण विश्व के अंदर खामोशी सी ला दी। ऐसा ये जो नई महामारियां हैं, जिसमें बुक के अंदर दिया हुआ है एबोला वायरस है। ये एबोला वायरस क्या होता है? ये एबोला एक नदी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अंदर,
और वहाँ पर एक गांव के अंदर ये एबोला वायरस फर्स्ट में मिला था। इसे रक्तस्रावी बुखार भी कहा जाता है। ऐसे ही हंता वायरस है, ये हंता वायरस के अंदर भी इसके लक्षण कोविड से मिलते जुलते हैं। इसके अंदर बहुत तेज़ बुखार आता है, सिर दर्द होता है, उल्टी होती है और फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, जिससे व्यक्ति का बच पाना मुश्किल होता है। तो बर्ड फ्लू है। इस तरह से ये नई महामारियां आज विश्व के समक्ष हैं। मालदीव को इसलिए लिखा गया है कि मालदीव ग्लोबल वार्मिंग अगर हुआ तो मालदीव समुद्र के किनारे बसा हुआ देश है और ग्लोबल वार्मिंग होने से मालदीव का आधे से हिस्सा ज़्यादा मालदीव डूब जाएगा समुद्र के अंदर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगा, वैश्विक ताप वृद्धि होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर पिघलेंगे तो मालदीव डूबेगा। दक्षिणी अफ्रीका, इसको इसलिए लिखा गया है क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका दो गोलार्ध के दो देश हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो दक्षिणी अफ्रीका है वो दक्षिणी गोलार्ध का देश है और ये एक गरीब देश है। इस देश के अंदर गरीबी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एड्स नामक एक बीमारी है जो कि मनुष्य के अंदर ह्यूमन इम्यूनो को कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और ऐसी ये बीमारी यहाँ पर प्रति 6 व्यक्तियों में से 1 को पाई जाती है, तो वो किसी काम के रह नहीं जाते। और सबसे ज़्यादा 3 में से 1 ये बोत्सवाना जगह में है, तो सबसे ज़्यादा इसकी जो संख्या है मरीजों की वो बोत्सवाना में है। रवांडा क्यों लिखा गया है? रवांडा से सीधा प्रश्न उठ सकता है कि हुतू और तुत्सी नामक जनजाति किस देश की हैं? तो ये रवांडा की हैं। हुतू और तुत्सी, ये क्या है? तुत्सी लोगों को हुत्सी लोगों ने मार डाला, लगभग 5 लाख, तो इनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडराया। तो हमने तो यहाँ पर इसलिए जानना है कि हुतू और तुत्सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये रवांडा के अंदर पाई जाती हैं। आगे यहाँ पर हमने देखना है प्रमुख परमाणु नियंत्रण संधियाँ। परमाणु को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि परमाणु के क्या घातक परिणाम होंगे, क्या उसके रिजल्ट्स आएंगे, ये हमने 1945 के अंदर देख लिया। 1945 में जब जापान पर अटैक होता है उसके बाद में सभी देश सहम गए कि परमाणु के घातक परिणाम हैं और उसी लिए ये जितनी भी संधियां हैं उन्हें हमें याद रखना होगा। ये जो पहली संधि है ये बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन यानी जैविक हथियार संधि, जो कि 1972 के अंदर हुई है और इसमें 155 देशों से अधिक देशों ने भाग लिया है। तो खाली जगह में आ सकता है कि जैविक हथियार संधि खाली जगह कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, तो 155 देशों ने हस्ताक्षर किए, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाना है 1 नंबर का, एक प्रश्न पूछा जाना है 2 नंबर का, तो खाली जगह में भी आ सकता है, या खाली जगह आ सकता है। खाली जगह जैविक हथियार संधि इस वर्ष में हुई, तो किस वर्ष में हुई? 1972 में। कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए? 155 ने। उसके बाद है केमिकल वेपन कन्वेंशन यानी रासायनिक हथियार संधि, और ये संधि होती है 1992 के अंदर और इस पर 181 देश हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद अगेन 1972 हमने ईयर के साथ में कोरिलेशन सह संबंध स्थापित करना है। इधर इस 1972 के अंदर ही क्या हो रहा है? शिमला समझौता हो रहा है। 1971 के अंदर भारत पाक युद्ध होता है बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए, तब शिमला समझौता और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, ABM का मतलब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, और ये संधि भी प्रिय विद्यार्थियों 1972 के अंदर होती है। SALT I यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक यानी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता हिंदी में कहें तो, और ये संधि होती है 1972 के अंदर। इसी तरह से SALT II सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2 द्वितीय, ये होती है 1979 के अंदर। START I स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी, और ये जो ट्रेटी है, ये जो संधि है, ये होती है 1991 के अंदर। उसके बाद स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी, और ये जो संधि होती है आर्म्स को रिडक्शन करने के लिए, आर्म्स को कम करने के लिए, ये संधि होती है 1993 में।
इन दोनों संधियों के टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति तो जॉर्ज बुश थे, लेकिन इस समय स्टार्ट 1 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति, अंतिम राष्ट्रपति सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव, जिन पर सोवियत संघ के विघटन के आरोप भी लगे, और 1993 में रूस के प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन थे। इधर मिखाइल गोर्बाचेव थे। उसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, और ये हुई है 1968 के अंदर। तो हमें इन संधियों के वर्ष याद रखने हैं, तनाव नहीं लेना है। अगर हम 1-2 बार याद करेंगे तो ये अवश्य याद हो जाएंगे, इन्हें याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद स्वयंसेवी संगठन, ये स्वयंसेवी संगठन सहयोग मूलक सुरक्षा एक बिंदु दिया गया है, उसमें इंपॉर्टेंट है स्वयंसेवी संगठनों को याद रखना। प्रश्न सीधा उठ के आ सकता है कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए किन्हीं 2 स्वयंसेवी संगठनों के नाम लिखिए। तो हम ऑफ कोर्स वी कैन राइट कि पहला तो है भैया रेड क्रॉस, ये एक स्वयंसेवी संगठन है। दूसरा है ह्यूमन राइट वॉच, ह्यूमन राइट वॉच, और तीसरा है, अगर 2 ही पूछता है तो 2 लिखना है, और अगर तीसरा भी याद रखना है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, यह भी एक एमनेस्टी इंटरनेशनल, यह भी एक मानव स्वयंसेवी संगठन है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की सुरक्षा की रणनीतियां क्या होनी चाहिए। प्रश्न सीधा बन के आ सकता है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा सीधा कि भारतीय सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक बताइए। तो हमें 2 नहीं, हम यहाँ पे 4 बुक के अंदर दिए हुए हैं और चारों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय सुरक्षा की रणनीतियों में पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। सैन्य क्षमता को मजबूत करना कैसे? क्योंकि हमेशा से भारत का युद्ध रहा है, अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, 1948 में ही 47-48 में पाकिस्तान के साथ में आज़ाद होते ही युद्ध होता है, उसके कबायली हमला कर देते हैं कश्मीर पर, और भारत को उस ऐसी परिस्थितियों में जब भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भारत इन सब चुनौतियों से लड़ रहा है, तब युद्ध का सामना करना पड़ा। तो भारत का पहला काम सैन्य क्षमता को मजबूत करना, ताकि देश पर अगर कोई आफत आए, कोई संकट आए, कोई मुसीबत आए, तो उस समय हमारी सेना मजबूती से डटकर उसका मुकाबला करे। और हमारी सेना 1962 को छेड़कर हमेशा विजय पताका फहराने में सक्षम रही है। सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्था को मजबूत करना। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मजबूत करने की और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूती देने की बात की है। भारत ने हमेशा कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर कोई निर्णय लेने वाला या कोई अंतिम पंच होना चाहिए तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ होना चाहिए। देश की अंदरूनी सुरक्षा से निपटने की तैयारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि कोई भी देश अगर वो अंदर से टूटा हुआ है तो वो कैसे विकास कर सकता है। इसलिए भारत ने अपनी लोकतांत्रिक अखंडता के लिए, अपने देश की अखंडता बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हमेशा अपने देश के अंदर भी या तो राज्यों के साथ में समझौते किए हैं, और बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम हुई है तो कई जगह पर ऑपरेशन भी करने पड़े हैं। जैसे 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जब पाकिस्तान से सहायता मिल रही है पंजाब को, और पंजाब एक अलग पृथक राष्ट्र बनाना चाह रहा है, उस समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और उसमें भिंडरेवाला को समाप्त कर दिया गया। इसी तरह से नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम आदि के साथ भी भारत ने समझौते किए हैं और वहाँ की समस्याओं को यथास्थिति उनको निपटाने का प्रयास किया है। आर्थिक विकास की रणनीति, भारत की एक रणनीति ये भी है कि वो इस तरह से आर्थिक विकास करे ताकि लोगों को गरीबी से निजात मिले और जो आर्थिक असमानता है वो कम से कम हो। अगले बिंदु हैं अप्रवासी, शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित जन। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है।
पूछा जा सकता है कि अप्रवासी और शरणार्थी के अंदर अंतर बताइए, या पूछा जा सकता है कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन से आपका क्या आशय है, उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अप्रवासी वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से देश छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं अप्रवासी। जो लोग प्राकृतिक आपदा के समय, अकाल के समय, महामारी के समय, युद्ध के समय अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं शरणार्थी। और आंतरिक रूप से विस्थापित जन उन लोगों को कहा जाता है जो अपने देश की सीमा के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, और इसका जो उदाहरण है वो कश्मीरी पंडित है। तो अब ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन इस पर बनने वाले संभावित प्रश्नों की हम बात करें तो प्रश्न बन सकता है कि आतंकवाद से क्या आशय है, उदाहरण सहित समझाइए। तो हमने बात कर ली है कि आतंकवाद जो जनमानस है उनके मस्तिष्क में दहशत या भय पैदा करना उसका उद्देश्य होता है। भारतीय सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक बताइए। तो हमने बात की है सैन्य क्षमता को मजबूत करना और सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्था को मजबूत करना। आप छोटा कर सकते हैं, सैन्य क्षमता मजबूत करना और आर्थिक विकास की रणनीति। कोई 2 बिंदु लिखने हैं क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न आएगा। उसके बाद में प्रश्न ये भी हो सकता है कि पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा में अंतर बताइए, या पारंपरिक सुरक्षा की धारणा को समझाइए। तो ये भी प्रश्न हो सकता है। इसलिए प्रश्न किसी भी तरह का आए, हमने उसका मुंहतोड़ जवाब देना है, और वो तब दे पाओगे तब आप लगातार मेहनत करोगे। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए। बचे हुए पाठों के वीडियो तत्काल ही डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।